Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are going to discuss chapter number 7 and the chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. Okay, so in our last class we were talking about our next subtopic, that is words tell us history, right? और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन ट्रेडर्स थे बच्चों, उनको सबसे पहले इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के बारे में कैसे पता चला. तो उन्हें अरब मर्चेंट से पता चला जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को मुसौल ले जाते थे, दैट इज इन प्रेजेंट डे इराक, राइट? और उसके बाद जब सबसे पहले पोर्तुगीज इंडिया में आए तो वो कैलीकट में गए थे और कैलीकट में वहां पे उनको स्पाइसेस के अलावा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स मिले जिसको वो अपने साथ ले गए थे अलोंग विद द स्पाइसेस और उसका उन्होंने नाम रखा था कैलिकोस, राइट? और उसके बाद हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे बच्चों जो इंडिया से बाहर यूरोपियन मार्केट्स में जाते थे और 1680s के बाद उनका बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ने लगा था, है ना? उसमें हम लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़े, फॉर एग्जांपल चिन्स, उसके अलावा बंदाना. तो ऐसे डिफरेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे जो वहां के मार्केट में उनका धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा था, राइट? जो फ्लोरल डिजाइन हमने देखा था, है ना? नाउ let's talk about this Indian textile in European markets. तो Indian textile in European markets में हमने पढ़ा about the impact of the growing demand of cotton textiles in European markets. तो European markets में वहां पे जो wool या silk makers थे उनको बहुत ही different impact पड़ा था उनके ऊपर with the growing competition with the Indian cotton textile. और उन्होंने बहुत सारे protest किए थे so that they can ban the entry of Indian cotton textile in European markets, right? और 1720 में कैलिको एक्ट पास किया गया था by the British government जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर. तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पढ़ना है अंडर द टॉपिक, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. ओके, नाउ competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट क्लास में भी और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वहां पे जो इंडिजिनस मार्केट्स थे वो बहुत ही इनसिक्योर हो गए थे विद द ग्रोइंग कंपटीशन ऑफ द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, राइट? कि जैसे आप लोगों ने देखा कि 1680s के बाद क्या हो रहा था कि वहां पे बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रहा था इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ऑर्डर बुक्स भी आ रहे थे, है ना, जिनको डिलीवर करना था इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ पे जो वुल मेकर्स या सिल्क मेकर्स थे उनको बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन होने लगा. नाउ इट वॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन विद द इंडियन टेक्सटाइल्स दैट लेड टू द सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इतना ज्यादा कंपटीशन होने लगा कि वहां इंग्लैंड में भी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आने लगे और इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था उस टाइम का स्पिनिंग जेनी, जो एक तरीके का मशीन था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी textile industry. Now let's learn more about the spinning jenny here and also how it proved as a competition to the Indian cotton textile. So, in the year 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कि 1764 में spinning jenny को introduce किया गया था या invent किया गया था by John Kay. Again, this is an important point that you must remember कि spinning jenny को किसने invent किया था, राइट? अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, नाउ दिस इज द ट्रेडिशनल स्पिनिंग जेनी जो उस टाइम पे बनाया गया था और उसको वीविंग प्रोसेस में यूज किया जाने लगा. नाउ व्हाट इज दिस स्पिनिंग जेनी? सो इट इज अ मशीन बाय व्हिच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट several spindles
अब ये एक मशीन है बच्चों जिसके थ्रू एक सिंगल ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे स्पिंडल्स के थ्रू वर्क कर सकता है और उसके तरीके से क्या होगा बच्चों कि बहुत ही ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस हो सकता है. सो इट वाज अ मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स onto which thread was spun. अब ये स्पिंडल्स इनमें बहुत सारे थ्रेड को स्पन किया जाता था और इसी के थ्रू डायरेक्टली इसे ऑपरेट किया जाता था. नाउ व्हेन द व्हील वाज टर्न्ड ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड. अब ये आप यहाँ पे एक व्हील दे सकते हो है ना. अब इसी व्हील को यहाँ से रोटेट किया जाता था या मूव किया जाता था और उसके बाद ये जितने भी स्पिंडल्स थे बच्चों सबके सब रोटेट होते थे और इस तरीके से क्लॉथ को वीव किया जाता था. राइट और ये ट्रेडिशनल तरीका था. ओके. Also, the invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized कॉटन टेक्सटाइल वीविंग. अब उसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ था 1786 में और ये क्या था. नाउ दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. और स्टीम इंजन कैसे यूजफुल था वीविंग में वो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बताती हूँ. और ये किसने इन्वेंट किया था. अगेन यहाँ पे आपके लिए नाम भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज रिचर्ड आर्कराइट. नाउ दिस रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉटन टेक्सटाइल वीविंग. अब यहाँ पे आप देखो बिफोर मशीन्स, जब मशीन्स नहीं आए थे यानी स्पिनिंग जेनी इन्वेंट नहीं हुआ था, उसके पहले वन वुमेन डिड द स्पिनिंग यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील. ओके. अब एक ही वुमेन एक स्पिनिंग व्हील को यूज करते हुए ये पूरा स्पिनिंग किया जाता था. दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर वीविंग. अब उसके बाद आप देखो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और जैसे ही स्पिनिंग जेनी आया, सो वन वुमेन यूजिंग अ स्पिनिंग जेनी doing the work of 16 women. और यहाँ पे आप देखो कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगा कि एक वुमेन जो है वो 16 वुमेन का काम कर रहे थे. ओके. नाउ स्टीम इंजन्स रैन स्पिनिंग मशीन्स doing the work of hundreds of women. अब इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इनोवेशन था या इन्वेंशन था दैट इज स्टीम इंजन. और जो स्टीम इंजन हुआ करते थे बच्चों वो ये सारे स्पिनिंग जेनी यानी जो ये मशीन्स थे उनको रन करते थे. नाउ दैट वाज डूइंग द वर्क ऑफ 100 women. और इसी तरीके से आप देखो कि ये पूरे पिक्चर में आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई लेबर नहीं देख रहे हो है ना. तो ये पूरा काम जो स्टीम इंजन कर रहा है, जो 100 लोगों का काम हुआ करता था वो एक स्टीम इंजन की वजह से ये पूरा काम आसान होने लगा है ना. नाउ क्लॉथ कुड नाउ बी वुवन इन immense quantities and cheaply too. अब यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये सारे क्लॉथ जो है उनको वो वीव किया जाता था. राइट. सो दैट इज हाउ स्पिनिंग जेनी एंड स्टीम इंजन इट रेवोल्यूशनाइज्ड द होल कॉटन टेक्सटाइल वीविंग इन इंग्लैंड. राइट. However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of 18th century. और अगर हम 18th century के एंड की बात करते हैं तब तक आप देखो दैट इंडियन टेक्सटाइल्स दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड ट्रेड. अब स्पिनिंग जेनी या स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद तक आप देखो कि कुछ टाइम तक था कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दैट वाज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड. कि साउथ ईस्ट एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी, वेस्ट एशिया में भी या फिर यूरोपियन मार्केट्स में भी अभी भी ट्रेडिंग हो रहा था. ओके. The European trading companies, that is the Dutch, the French and English, they made enormous profits out of this flourishing trade. अब जितने भी आपके यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, that is the Dutch, the Portuguese and the English, तो इनको बहुत ही ज्यादा immense profit मिल रहा था with this trade here. ओके. और इस टाइम पे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे वर्क्स थे बच्चों, बहुत ही इंटिक्रेसी से वर्क किया जाता था और वो हैंड वर्क ही हो सकता था. मशीन्स जो है वो बहुत सारे बॉर्डर्स नहीं बना सकते थे. सो दैट इज व्हाई जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो अभी तक डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड में. ओके. नाउ let's move on to our next subtopic here, that is weavers. तो बच्चों इतने देर से हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. अगर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें ये लेबर फोर्स कौन है, तो ये लेबर फोर्स है हमारा वीवर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड who were these weavers and how was their life affected with the introduction of spinning jenny. Okay. So weavers often belonged to communities
that specialized in weaving. अब जाहिर सी बात है, अगर हम वीवर्स बोल रहे हैं तो दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी जिनका काम क्या है, वीविंग करना, है ना? सो देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और इनके जितने भी स्किल्स थे, राइट, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन हुआ करता था। कहने का क्या मतलब है, अगर एक फैमिली पूरी वीवर फैमिली है तो वहां पे अगर फादर वीवर है एंड मदर इज ऑल्सो वीवर, सो देयरफॉर उनका सन जो है उनको भी ये सारे स्किल्स पास ऑन किए जाएंगे। नाउ दैट वाज डन जनरेशन टू जनरेशन। नाउ let's talk about the important weavers community in India. So, the Tanti weavers of Bengal, the Julahas or Momen weavers of North India, Sal and Kaikolar and the Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. अब बच्चों ये सारे important weavers community हैं। For example, अगर हम बंगाल रीजन की बात कर रहे हैं तो वहां के फेमस कम्युनिटी है दैट इज द तांती वीवर। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल। ओके, उसके अलावा जुलाहाज है, दे वर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, देन केम द साले एंड Kaikolar and the Devangs. Now they were the dominant weaver groups from the South India. Okay, so please remember all these names here. Again, you can see in this picture the weaving community, the weavers community. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास स्पिनिंग जेनी तो आपको दिख नहीं रहा है, इनके पास स्पिंटल्स हुआ करता था, है ना, ये स्पिनिंग व्हील हुआ करता था जिसके थ्रू ये वीविंग किया करते थे। ओके, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड होता था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस ऑफ वीविंग कि ये कैसे हुआ करता था अगर हम इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क दैट वाज डन मोस्टली बाय विमेन। ओके, तो पहला काम जो था बच्चों वो था स्पिनिंग करना, और वो कौन करते थे, वो हमेशा अक्सर विमेन किया करते थे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, नाउ दिस इज द चरखा, दैट इज योर स्पिनिंग व्हील, जिससे ये पूरा क्लॉथ जो है उसको वीव किया जाता था या स्पिनिंग किया जाता था। सो द चरखा एंड द टकली वर हाउसहोल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, नाउ दीज वर दी हाउसहोल्ड इंप्लीमेंट्स हियर, दैट इज द चरखा, और ये जो पतला सा पिन देख रहे हो इसको टकली कहा जाता था। ओके, नाउ द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द टकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका चरखा है ना। अब क्या किया जाता बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये आपका थ्रेड है, और इसको कहाँ पे स्पन किया जाता था, ऑन द चरखा, और उसके बाद इसको रोल ओवर किया जाता था टकली के ऊपर। ओके, नाउ व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर the thread was woven into the cloth by the weaver. अब फाइनली जो ये स्पिनिंग का काम है, this was done by the women there. और ये काम जब खत्म हो जाता था, so the thread was woven in the cloth by the weaver. So mainly ये आप काम देखो कि जो weaving का काम था यहाँ पे, ये किसके द्वारा किया जाता था, mostly men. So in most communities, weaving was a task that was done by men here, और spinning का जो काम हुआ करता था बच्चों, that was mostly done by women. And you must remember the two terms here, that is charkha and takli, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। Here in this picture you can see the process of weaving that was mostly done by men here. Okay, now for colored textiles the thread was dyed by the dyer. अब एक तो आप लोगों ने देखा कि व्हाइट क्लॉथ पे किया जाता था, है ना, कलर्ड होता नहीं था उस टाइम पे। सो लेकिन कलर्ड टेक्सटाइल चाहिए तो क्या करना होता था, तो उसको डायर के थ्रू डाई किया जाता था पूरे थ्रेड को। नाउ दैट वाज नोन एज रंगरेज, और इसको रंगरेज कहा जाता था। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स दैट वाज नोन एज छिप्पीकार्स। ओके, अब अगर क्लॉथ में ब्लॉक प्रिंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आज के डेट पे आप कॉटन क्लॉथ पे बहुत सारे डिजाइन देखते हो, उनमें से एक फेमस डिजाइन था उस टाइम पे ब्लॉक प्रिंट का, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नाउ दिस इज द ब्लॉक प्रिंट हियर। ओके, अब उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था छिप्पीकार्स, और बहुत ही फेमस हुआ करता था ये कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंट। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों जो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग कंपटीशन बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगे इन इंग्लैंड। पहला हमारा था स्पिनिंग जेनी का,
that was invented by John Kay. Okay, and that was done in 1764, right? उसके बाद दूसरा इनोवेशन क्या था? That was of steam engine. और ये दोनों जो इनोवेशन था बच्चों, बहुत ही ग्रेट इनोवेशन या इन्वेंशन था, right? And that revolutionized the whole cotton textile industry there. लेकिन इसके बावजूद भी टिल 18th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो कॉटन टेक्सटाइल था इंडिया का, उसका डिमांड वर्ल्ड ट्रेड में उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा था। ओके कि बहुत सारे हैंडवर्क चाहिए होते थे जो कि मशीन से नहीं किए जा सकते थे और इसलिए डिमांड हर जगह कॉटन टेक्सटाइल का भी इक्वली था। फिर हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज हु वर वीवर्स। और वीवर्स के बारे में हमने पढ़ा द कम्युनिटीज हु वर डूइंग द जॉब ऑफ वीविंग। ओके और हमने ये पूरा प्रोसेस भी देखा कि किस तरीके से क्लोथ को वीव किया जाता था। तो जो स्पिनिंग का काम था बच्चों, दैट वाज डन बाय विमेन, और जो वीविंग का काम हुआ करता था दैट वाज डन बाय मेन। Okay, now these are some of the important points here. So that's all for today. In our next class, we are going to learn about the decline of Indian textiles. Okay, so thank you very much. Have a nice day.